हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास थोड़ा बड़ा था, इसलिए वीडियो ज़्यादा बन रहा है। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। आइए आज अब बात करेंगे उपन्यास की तरफ। देखिएगा, आप सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अब तक की कथा में बसंती जो है दीनू के साथ भाग के गई थी और उसके हॉस्टल में किसी कर्मचारी द्वारा उसे देख लिया गया था और देख लेने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो दीनू अपने गांव चला गया। बसंती को फिर पहले तो उसके पिता ने उसे 1200 रुपये में बेच दिया था बूढ़े दर्जी के साथ। फिर वहाँ से वो भाग के दीनू के साथ गई, उसके साथ हॉस्टल चली गई। इसके बाद दीनू ने जब गाँव जाने लगा तो 100 रुपये की साइकिल और टोटल 300 रुपये में उसने बसंती को फिर बेच के गांव चला गया। जब उसे पता चला कि वो तो पहले बताया था कि मेरा दोस्त है, लेकिन वो नहीं जान पाई, उसे बेच के चला गया। फिर वो घर से निकलती है और आती है अपने एक बर्तन जहाँ उसने धुलाई का काम कर रहा था वहाँ उनके यहाँ। फिर वो भी डर जाती है, यहाँ वहाँ लड़की घूम रही है, अब इसका कोई भरोसा नहीं, उसके पेट में बच्चा होता है। और फिर वो क्या काम करती है, अपनी एक सहेली के यहाँ भेज देती है, तुम वहीं जाके रात बिताओ। फिर वहाँ जाती है, वहाँ से उसका पिता और उसका जीजा उसे लेने चले जाते हैं और वहाँ से जिसके घर में रहती हैं वो अपने घर को लेके चला जाता है। पिता लेके जाता है, फिर उसकी शादी कर देता है बूढ़े दर्जी के साथ। लगभग 45 वर्ष का वह दर्जी होता है और दर्जी शादी करके उसको अपने घर ले जाता है और वहीं पे उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखती है पप्पू। आइए आज की कथा उसके आगे से हम शुरू करते हैं। वही मोहल्ला था, लेकिन बसंती को पराया सा लग रहा था। क्या 7-8 महीने के छोटे से अरसे में ही चीज़ें पुरानी पड़ जाती हैं। अपने घर पुराने मैले से लग रहे थे। बूथ के आसपास घर में से कपूर साहेब निकल रहे थे। वह पहले से ही कहीं ज़्यादा बूढ़ा गए थे और उसकी पीठ झुक गई थी। वह बसंती की ओर देखे जा रहे थे, फिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे और मुड़कर धीरे धीरे सड़क पार करने लगे थे। बसंती ने मन ही मन कहा, कपूर साहेब होटल में चाय पीने जा रहे हैं। पहले भी इसी वक्त घर से निकलते थे। सामने वाले घर की माताजी पहियों वाली लोहे की चौखट के सहारे सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। बसंती ने मन ही मन कहा, पहले तो केवल लाठी के सहारे चला करती थी, अब तो और भी दुबला हो गई, मतलब पतली दुबली हो गई। और बसंती का दिल पसीज उठा। मेहता जी ने अपने घर के आंगन में से सभी पेड़ कटवा दिए थे। मेहता जी को आप याद रखेंगे, जब आप पढ़ेंगे गोदान उपन्यास, उसमें मेहता और मालती का जिक्र आता है, इसलिए आपको परेशान करने के लिए परीक्षक यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। आगे चलिए। आंगन में से सभी पेड़ कटवा दिए थे। बसंती को उनका घर बड़ा नंगा बुझाल सा लग रहा था। भला पेड़ कटवाने में क्या तुक थी। इस घर के आंगन में भी बसंती कई बार पेड़ों पर चढ़ी थी, कई बार यहाँ आकर छिपी रहती थी, पर अब तो पेड़ ही यहाँ पर नहीं थे। बच्चे को गोद में उठाए बसंती बार बार उसे कभी दाएं कंधे के सहारे तो कभी बाएं कंधे के सहारे डाल रखी थी और बार बार रुक रुक कर आसपास के घरों को देख रही थी। थोड़ी दूरी पर उसके पीछे पीछे छड़ी पटपटाता उसका घरवाला चला आ रहा था। मोहल्ले में पहुंचते ही बसंती का मन जाने कैसा होने लगा था और वह बड़ी आतुरता से आसपास की हर चीज़ों को देखे जा रही थी, जैसी कोई चीज़ छूट गई हो जो फिर हाथ में नहीं आ रही हो। टैक्सी स्टैंड पर पहले से कहीं ज़्यादा टैक्सियाँ खड़ी थीं। टैक्सियों के पास आवाज़ें कसने वाले ड्राइवर और क्लीनर भी बहुत बढ़ गए थे। लंगड़े पति के साथ साथ चलती हुई बसंती टैक्सी स्टैंड के सामने से गुजर रही थी जब किसी ने आवाज़ लगाई, क्या हम इस लंगड़े से भी बुरे हैं। और कोई उसके पीछे उसका ठहाका सा उठा। बसंती को बुरा नहीं लगा, उसे लगा जैसे किसी ने पहचाना तो लंगड़ा। आगे कथा में देखिएगा। साथ में न होता तो वह घूमकर कुछ जवाब भी दे देती। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई उस पर आवाज़ कसे और वह बिना जवाब दिए निकल जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ था क्योंकि वो थोड़ी तेज़ थी।
यहाँ रोज का यही चलन हुआ करता था। जब ढलान पर कोठरी में रहते थे और बस्ती की औरतें चौका बर्तन करने रमेश नगर में आती थी तो टैक्सी स्टैंड पर से रोज ही आवाजें पड़ा करती थी। बसंती ने मन ही मन कहा, वक्त बदल गए पर ये मुँह नहीं बदले और आगे बढ़ गई। दोपहर ढल रही थी और घरों के इक्का दुक्का नौकर खाली बोतलें छिक्के उठाए दूध के बूथ के पास इकट्ठा हो रहे थे। क्या आज भी माँ यहाँ बैठी होगी? ये बसंती, किसी ने आवाज लगाई। जस्सा था, सुषमा। तो जस्सा को भी याद रखिएगा, सुषमा बीबी का नौकर। बसंती को पहचानने में देर नहीं लगी। तेरी तो मूछें निकल आई जस्से, बसंती ने हंसकर कहा। इतना बड़ा हो गया, अब कहाँ काम करता है? वहीं सुषमा बीबी के पास। अब बोतले में कितना पानी लाता है जस्से? कितना पानी मिलाता है? जस्से, पानी कौन मिलाता है? चल चल, पिछवाड़े के नल से पानी मिलाता था या नहीं? अब नल के देर से खुलने हैं, जस्से ने खिसियाते हुए कहा। फिर बसंती के पीछे की ओर इशारा करते हुए बोला, यह कौन है? कौन? वह लंगड़ू जो तेरे पीछे चला आ रहा है। बसंती ने पीछे की और घूम कर देखा और बोली, तेरा बाप। जस्सा झट से बच्चे की ओर संकेत करता हुआ बोला, मेरा नहीं, इसका बाप है। सहसा बसंती के मुंह से निकला, दीनू को कहीं देखा है? दीनू यहाँ कहाँ से आया? बसंती को झेप हुई पर वह झट से संभल गई। वह स्वयं हैरान थी कि उसके मुंह से दीनू का नाम कैसे निकल गया। बात बदल कर बोली, इधर धोबी बैठता था, मेरा चाचा, वह कहाँ गया? वो मतलब पिछली चीज़ों को पूछ रही है, जानना चाह रही। धोबी अभी भी इधर ही बैठता है, तुम्हें मालूम है? पुलिस वाले उसका ठेला और स्त्री उठा ले गए थे, जस्से ने बताया। फिर क्या? अब वह बाबू के चबूतरे पर बैठकर कपड़े इस्त्री करता है। ठेला उसके पास नहीं है, यही चबूतरे पर ही रात को सोते हैं। क्यों? उसके बेटे मंगलू ने, देखिए मंगल एक बार पूछा गया था कि गोदान उपन्यास में मंगल पूछा गया था, जबकि जो है कि गोबर का पुत्र मंगल था, तो यहाँ पे मंगलू आ रहा है, आप इन्हें याद रखिएगा। उनके बेटे मंगलू ने उन्हें घर से निकाल दिया। मंगलू अब फलों का ठेला लगाता है, पीछे चौके में बैठता है। क्या बोल रहा है? अपने बाप को निकाल दिया। माँ और बाप दोनों को, धोबन और धोबी दोनों अपने बेटे के पास जाकर रहने लगे थे ना। एक दिन बेटे ने दोनों को घर से निकाल दिया। बसंती थोड़ी देर चुप खड़ी रही, फिर बोली, आज काम पर आए हैं धोबी। धोबन तो कभी कभी आती है, पर धोबी तो लक्ष्मी ढूंढता फिरता है। लक्ष्मी को ढूंढता फिरता है। क्यों? लक्ष्मी भाग गई है ना? उसका कुछ पता नहीं कहाँ भाग गई। बसंती चुप रही। मोहल्ले में सचमुच बहुत कुछ बदल गया था। उसे बहुत सुना सुना लग रहा था। रमेश नगर की ओर आते समय बुलाकी ने कहा था कि रास्ते में तेरे बाप से मिलने चलेंगे। बसंती ने कुछ नहीं कहा था। उसे बाप से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। जब बाप हो तब तो वो मिले उससे। यहाँ पे तो बाप की संवेदना ही मर गई। बाप होते हुए बेटी को बेच रहा है पैसे, तो वही सारी चीज़ें हैं। बाप से मिलने को कोई इच्छा नहीं थी, पर टैक्सी स्टैंड के पास दीवार के साथ जहाँ बसंती का बाप बैठा करता था, खाली 2 पत्थर की बुत्तियाँ पड़ी थीं। बुत्तियों से थोड़ा हटकर 2 और नाई खड़े काम कर रहे थे। दोनों जवान थे और अपरिचित से जान पड़ते थे। इधर बूथ के पास पहुंची तो माँ को भी वहाँ पर नहीं देखा। अक्सर बूथ खुलने में से घंटा भर पहले माँ आकर बैठ जाया करती थी। बूथ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। बहुत से नौकर पहुंच गए थे और आपस में बतिया रहे थे। बसंती को बहुत से चेहरे अनजाने लगे। इस बीच बुलाकी लाठी पटपटाता पास आ गया, पर बसंती वहीं पर रुकी रही। पास में आने पर उसे आगे चलते रहने को कहा। तू चल मार्केट में, मैं आती हूँ। तो वहाँ पे जस्से से वो सारी चीज़ें बात कर रही है। जस्सा भी एक घर का नौकर था, बसंती भी घर की नौकरी ही कर रही थी, तो मिलने ही है बात कर रही। चलकर बैठ, मैं आती हूँ। और जस्से के साथ फिर बतियाने लगी। जस्से से उसे ढेरों बातों का पता चला। अब बहुत से घरों में मद्रासी मर्द और औरतें चौका बर्तन करने लगे हैं। घरों में नौकर पहले से भी कम हो रह गए हैं। सभी नौकर, कोई चपरासी बनना चाहता है, कोई ड्राइवर, कोई फैक्ट्री में काम करना चाहता है। बिस्ना था ना, वह जो
बढ़ेरा साहिब के घर काम करता था, अब ट्रक चलाता है। मतलब लोगों की रोजगार भी बदलने लगे। बसंती सोच रही थी, न जाने श्यामा बीवी कहाँ होंगी, क्या मालूम वह भी यहाँ से चली गई होंगी, क्योंकि श्यामा बीवी से वो सारी अपनी आत्मकथा सुनाती थी। अभी आगे भी सुनाएगी, आप पढ़ेंगे उपन्यास में। क्या मालूम वह भी यहाँ से चली गई हूँ, वह मुझे बुढ़ऊ के साथ देखेंगी तो कहेंगी, ठीक ही तो क्या तेरे बाप ने कहाँ मारी मारी फिर रही थी, अब देख तो कैसी बुढ़िया बढ़िया साड़ी पहनकर घूम रही है, छाम छाम करती जा रही है, और बेटे को भी कितने अच्छे कपड़े पहना रखे हैं। बसंती जरूर श्यामा बीवी से मिलना चाहती है। रमेश नगर में आने का उसके लिए अभी भी यही सबसे बड़ा आकर्षण था। वह श्यामा बीवी को अपना बेटा दिखाना चाहती थी, अपना पप्पू। बेटे का क्या नाम रखी थी? पप्पू, जो इस वक्त उसके कंधे से लगकर सो रहा था। और सच पूछो तो श्यामा बीवी को अपने कपड़े लत्ते की झलक भी देना चाहती थी। जहाँ रमेश नगर में फिर से घूमने का चाव था, वहाँ साथ ही साथ एक प्रकार की वितृष्णा थी। जहाँ किसी वक्त उछाह सा उठता रहा, साथ ही साथ एक टीस सी भी थी उठती थी। श्यामा बीवी के घर की ओर जाने वाली सड़क की ओर मुड़ने पर बसंती ने अकारण ही अपना इरादा बदल लिया और मार्केट की ओर जाने लगी। अब देखिए, इरादा बदली है, यहीं पे दीनू की मुलाकात भी होगी, आप उपन्यास में आगे पढ़ेंगे। बसंती मार्केट में पहुंचकर बुलाकी से जा मिली। मार्केट में दर्जी को कुछ कपड़ा लेना था और बसंती बच्चे के लिए दूध की बोतल लेना चाहती थी। बसंती भी अपने बच्चे को वैसे ही बोतल से दूध पिलाती थी जैसे बोतल से इस घरों में रहने वाली स्त्रियां पिलाती थी। मतलब जिस घरों में वो नौकरानी थी, वहाँ के लोग जैसे काम करते थे उसने देखा था, वही वक्त बता रही है। घरों में रहने वाली स्त्रियां पिलाती थी, वैसे ही नेपकिन भी बच्चे को बांधती थी। उसे नहलाने के बाद पाउडर भी छिड़कती थी। जो कुछ इन घरों में देखती रही थी वह सब करती थी। बच्चे के पालने पर भी उसके वैसा ही बिछौना लगा रखा था, वैसे ही घंटियों और खिलौनों से उसे सजा रखा था। थी तो वो माँ को आप समझ सकते हैं। अपनी खरीदारी से निपटकर वे शीघ्र ही मार्केट के सामने बने पार्क में आ गए। उसकी उत्सुकता फिर से जाग गई थी। पार्क के सामने अब चाट वाला नहीं बैठता था, न जाने कहाँ चला गया था। क्या सचमुच इस मोहल्ले को छोड़े उसे बहुत दिन बीत गए। पार्क उसे भरा भरा और प्यारा सा लगा। उसका दिल फिर से मचलने लगा। घास पर बहुत से बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, किलकारियां भर रहे थे। वहाँ सुमित्रा बीबी के बच्चे को बग्घी में डालकर लाया करती थी। इन बच्चों में से किसी बच्चे को पहचान पाना अब कठिन हो रहा था, पर ध्यान से देखने पर उसने एक दो को पहचान भी लिया। पार्क नहीं बदला था, केवल थोड़ा छोटा लग रहा था और आसपास के घर मेले से लग रहे थे। सदा की भांति आज भी वहाँ पर कितने ही बेरोजगार लोग घास पर पसरे हुए थे। यह पार्क बेरोजगारी का अड्डा था और बूढ़े मर्द औरतों का क्लब। जिन दिनों के पास काम नहीं था, वह भी यहाँ आकर बीड़ियाँ फूंकता रहता था और दिन भर लेटा रहता था। जिन बेरोजगारों की जेब में कुछ न होता, वे किसी झाड़ी के नीचे आकर लेट जाते और घंटों लेटे रहते। जिनकी हालत कुछ बेहतर होती, वे मिलकर ताश खेलते, मूंगफली छील कर खाते, गप्पे लड़ाते। पार्क के चौकोरों में लगी बेंचों पर अभी से मोहल्ले के बूढ़े आकर बैठने लगे थे और एक कोने में बूढ़ी औरतें भी आकर बैठने लगती थी। बसंती लगभग सभी को जानती थी। कपूर साहिब बैठे अखबार बाँच रहे थे और बीबी जी इनके तो जेब में हर वक्त अखबार होता था। जहाँ बैठते हैं जेब में से अखबार निकाल पढ़ने लगते। बसंती श्यामा बीवी को इन बूढ़े बूढ़ियों के किस्से सुनाया करती थी। एक बार क्या हुआ जी, कपूर साहिब बेंच पर आकर बैठ गए। पास की सुमित्रा बीवी के टिप्पू को खिला रही थी। उस दिन उनके पास न अखबार था न जेब में ऐनक। उनकी समझ में ही नहीं आए कि क्या करें। फिर जी वह उठे। पास ही एक बेंच पर एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके 2 पन्ने अखबार के मांगे। एक और आदमी से उसकी ऐनक मांगी और वहीं बैठकर अखबार बाँचने लगे। बसंती हंस कर सुनाया करती थी, श्यामा बीवी जी 3 बूढ़े मिल बैठते हैं तो सारा वक्त दवाइयों की बातें करते रहते हैं। कोई कहता है मैं दिन में 6 गिलास पानी पीता हूँ, कोई कहता है
2 गिलास पानी पीते हैं, क्योंकि बूढ़े हैं तो बातें वही करेंगे ना, खाली हैं। कहता, मैं 2 चपातियाँ सुबह और 1 चपाती रात को खाता हूँ। आधी रोटी की भूख अभी भी रहती है, पर मैं नहीं खाता, इससे पेट ठीक रहता है। बसंती नकल उतारकर पेट पर हाथ फेरकर कहती और हंसी से लोटपोट होने लगती, मैं तो रात को 2 सूखे रस दूध में डालकर खाता हूँ, 7 बजते ही खा लेता हूँ, इसके बाद कुछ नहीं खाता। बसंती फिर किसी दूसरे बूढ़े की नकल उतारती हुई कहती, कब्ज सब बीमारियों की जड़ है, कब्ज नहीं होने देना चाहिए। 3 बूढ़े मिल जाएं, बीबी जी तो वाक्यात पर बातें करने लगते हैं। वाक्यात क्या होता है बीबी जी? पार्क के पीछे की और एक कोने में जहाँ सीमेंट के बेंच लगे थे, अभी से बूढ़ी स्त्रियों की टोली आ बैठी थी। इनमें श्यामा बीबी की सास जरूर आई होंगी। और बसंती आगे बढ़कर स्त्रियों की टोली में उसे पहचानने लगी। बसंती श्यामा बीबी के सामने इनकी भी ठिठोली किया करती थी, इनके भी किस्से सुनाया करती थी। बीबी जी, ये औरतें पार्क में सारी शाम बैठी रहती, उन वक्त जाती हैं जब आसमान में तारे निकल आते हैं, अपनी बहुओं से डरती हैं, उस वक्त घर जाती हैं जब घर के लोग खाना खा चुकते हैं। आज सुषमा बीबी की सास कह रही थी, मैं तो अपने लिए दूध की 1 बोतल अलग खरीद लेती हूँ, भला हो बूथ वाले को मेरे पास टोकन नहीं है, फिर भी 1 बोतल दे देते हैं। घर में यह तो नहीं सुनना पड़ता कि दूध कौन पी गया, दूध कौन पी गया। पर इन स्त्रियों की बातें सुनकर बसंती का मन उदास हो जाता था। उनकी नकल तो उतारती थी, पर मन में उसे तरस आता रहता था। सुमित्रा की सास भी यहाँ रोज आती थी, रोज ही यह सवाल पूछती थी, बहन जी, भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? मैं रोज आरती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पर मन नहीं लगता। यहाँ बैठकर बूढ़ी स्त्रियाँ भजन गाती हैं, आरती करती हैं, फिर कोई बुढ़िया कथा करने लगती है। पर कभी कभी भगवत भजन करते हुए भी किसी का मन उचट जाता है, उचट जाता और वह शिकायतें करने लगती। कोई सुनाते सुनाते फूट पड़ती और पल्ले के झोर से झरते आंसू पोंछने लगती। धीरज रखो बहन जी, इन बातों में क्या रखा है? भगवान का नाम लो, मोह माया से मन हटाओ, भगवान के चरणों में चित लगाओ। इस पर वह बुढ़िया आंसू पोंछकर कहती, जान तो तभी निकलेगी बहन जी, जब वक्त आएगा, अपने कहे से तो नहीं निकलेगी, बाकी तो 2 जून रोटी का ही सवाल रह जाता है। पर जब कभी शाम पड़ने से पहले पार्क में से कोई बच्चा भागता हुआ इधर आ जाता है और अपनी दादी माँ या नानी माँ का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगता, तो मानो उस बुढ़िया के लिए स्वर्ग उतर आता है। झुर्रियाँ में ममता भरी मुस्कान कांपने लगती है और आतुर बाहें बच्चे को खींचकर छाती से लगा लेती है। मेरा पोता, मेरा सुबास, क्या नाम है तेरा? माँ जी को बताओ। बसंती वहाँ से हट गई। वह चाहती थी कि श्यामा बीबी की सास वहाँ बैठी हो तो उससे श्यामा बीबी के बारे में पूछें, उनके घर की खबर लें। पर जब उसे वहाँ नहीं देखा तो लौट आई और बुलाकी की ओर जाने लगी, जो पार्क के अंदर गेट के पास एक बेंच पर बैठा बसंती के बच्चे को घुटनों पर बैठाए बसंती की राह देख रहा था। घर लौटते समय बुलाकी ने सुझाव दिया कि पार्क से निकलकर सीधा सामने वाली सड़क पर चलते हैं और वहाँ से बस में बैठ जाएंगे। पर बसंती ने कहा कि नहीं, ढाबे की ओर तरफ से बड़े चौराहे की ओर जाएंगे और वहाँ से बस स्टॉप की ओर घूम जाएंगे। वास्तव में बसंती के मन में श्यामा बीबी को देख पाने की धुकी लगी थी। उसके घर में वह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दूर से उसे देख पाने का लोभ भी वह संवरण नहीं कर पा रही थी। ढाबे के पास पहुंचकर वे दाएं हाथ को घूम गए। सामने ही श्यामा बीबी का घर पड़ता था। बसंती की आंखें श्यामा बीबी के घर के छज्जे पर लग गई। वह आस लगाए हुए थी कि श्यामा बीबी छज्जे पर आएंगी। श्यामा बीबी इस वक्त सोकर उठती हैं और ज़रूर 2-1 बार छज्जे पर आती हैं, पर छज्जे पर कोई नहीं था। केवल सुखाने के लिए डाले हुए धुलाई के कुछ एक कपड़े हवा में हौले हौले फहरा रहे थे। लंगड़ा बुलाकी आगे आगे जा रहा था और बसंती सिर टेढ़ा किए अभी भी ऊपर की ओर देखे जा रही थी। पैरों में छन छन बजते पाजे मतलब पैर, पायल। ऊपर सोख लाल रंग की साड़ी जो बसंती के शरीर पर से फिसल रही थी और उसे संभल रही थी।
बच्चे को भी पीले रंग का साटिन का कुर्ता पहना रखा था और सिर पर एक गर्मी में भी फुदकने वाली टोपी, मतलब उसको अच्छा लगता था, उसने पहना रखा था बच्चे को फुदकने वाली टोपी। श्यामा बीवी छज्जे पर नहीं आई। बसंती ने सिर सीधा किया और चौक की ओर घूमने को हुई। जब सहसा ठिठक कर खड़ी हो गई, सामने दीनू चला आ रहा था। यहीं पे देखिए, हमने आपको बताया था कि दीनू से मुलाकात होगी, तो हो गई। दीनू ने भी उसे पहचान लिया। हाँ, दीनू चला आ रहा था। उसके अंग अंग को बिजली छू गई और वह जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी खड़ी रह गई। दीनू ने भी उसे पहचान लिया। सामने सचमुच बसंती आ रही थी। बसंती को पहचानने में उसे तनिक देर लगी। इतने चमचमाते कपड़ों में उसे पहचानना कठिन था। बसंती को पहचानते ही उसकी नज़र उस आदमी पर गई जो बसंती के आगे आगे चल रहा था। टेढ़ा चलता हुआ, सिर पर पगड़, लाठी पटपटाता होली के स्वांग की तरह चला जा रहा था और पीछे पीछे बसंती सीता माई की तरह चुपचाप आ रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बसंती ठिठकी खड़ी थी। उसे फिर से वैसा ही भास होने लगा था जैसे दीनू के समीप आने पर पहले हुआ करता था। जैसे वह डूब रही है, जैसे अपने पर उसका कोई काबू ही नहीं रह गया। ऊपर को उठती कोई लहर उसके सिर तक पहुंच रही और वह उसमें डूबती जा रही। दीनू पर आंखें पड़ते ही उसका अंग अंग शिथिल पड़ने लगा था। तू कब आया? बसंती ने उसके पास जाकर कहा। बसंती की आंखें उसके चेहरे पर से हट ही नहीं पा रही थी। यह तेरा बेटा है? उसने पप्पू को आगे बढ़ाते हुए कहा। मतलब बताई कि बेटा हुआ है जब तुम गए थे मुझे छोड़ के, उसके बाद बढ़ाते हुए कहा और कहते ही उसकी चोली दूध से भीग गई। इसकी शक्ल तेरे पर गई है ना? देख तो इसकी आंखें। तू कब आया? पप्पू बसंती की बाहों में बैठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था। बच्चे को देखकर दीनू को भी अनूठा सा अनुभव हुआ। उसके अंदर व्याकुलता सी कसमसाई, फिर अपार सुख की लहर उससे सरोबोर कर गई। यह सचमुच उसका बेटा था। गांव में अपने ब्याह के 10 वर्षों में भी उसके बेटा नहीं हो पाया था। जन्म से पहले ही बच्चे मर जाते थे और यहाँ उसी को जीता जागता बच्चा बसंती की बाहों में टुकुर टुकुर उसकी ओर ताक रहा था। यह बालक उसी का था, सचमुच उसी का। वह अचरज से बच्चे की ओर देखे जा रहा था और बसंती को लार लगा जैसे दीनू के साथ सट कर खड़े होने पर ही अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी अभाव की पूर्ति हो गई। तूने कहा था तू जल्दी लौट आएगा, तू आया क्यों नहीं? मुझे खबर भी नहीं की। बसंती ने कांपती सी आवाज में कहा। दीनू ने बसंती की ओर देखा, फिर बच्चे की ओर। एक ही नज़र में बच्चे ने प्रमुखता ग्रहण कर ली। मैं जो इधर आई तो मुझे मालूम था आज कुछ होगा, बसंती ने आतुरता से कहा। दीनू ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लंगड़े दर्जी की ओर जो अब तक आगे बढ़ चुका था देखकर बोला, यह तेरा घरवाला है? बसंती क्षण भर के लिए ठिठकी, फिर सहसा बोल उठी, तू मेरा घरवाला है? तू जो तो उसके साथ जा रही थी, क्या तेरी शादी हो गई? तो क्या उसके साथ रहती जो है तो क्या? बसंती की छाती में फिर से उछाल सा उमड़ने लगा था। वह बड़ी आतुरता से दीनू के चेहरे की ओर देखती जा रही थी। उसके अंदर फिर पहले साथ अल्हड़पन जागने लगा था। भाव विह्वल उसने बच्चे को ऊंचा उठाया और दीनू की ओर बढ़ाती हुई बोली, उठा अपने बेटे को। दीनू ने हाथ बढ़ाकर बच्चे की बाहों में ले लिया। गुदगुदा प्यारा सा मांस का पुतला जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखे जा रहा था। दीनू के शरीर में फिर से अजीब सी झुरझुरी हुई। क्या यह सचमुच उसी का बेटा है, उसका अपना? दीनू की छाती से लगते ही बच्चे ने लंबी सांस ली और आश्वस्त हो गया। तू कहाँ रहता है? बसंती ने पूछा। रामू की कोठरी में। कहाँ है वह? इसके इधर पीछे ताल के पास। चल, बसंती ने कहा और दीनू को कोहनी के पकड़कर चल, बसंती ने कहा और दीनू को कोहनी से पकड़कर उस ओर घुमाने लगी। वो चला गया अब अपनी तरफ लेके। अब देखिए आगे बुलाकी राम क्या कहेंगे। लगी बुलाकी लाठी पटपटाता दूर नीम के पेड़ के पास जा पहुंचा था। उसने घूम कर देखा तो बसंती की धूमिल सी आकृति सड़क के बीचों बीच किसी आदमी के साथ खड़ी नजर आई। फिर उसे लगा जैसे बसंती उस आदमी के साथ दूसरी दिशा में जाने लगी। अब आंखें फाड़ फाड़ कर
उस ओर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि बात क्या है। उन्हें दूर होते देखकर दर्जी ने ऊंची आवाज में पुकारा, बसंती बसंती। बसंती रानी, मैं इधर खड़ा हूँ। पर दोनों आकृतियाँ, जिनमें बच्चे की आकृति खो सी गई थी, आंखों में दूर होती जा रही थी। सहसा बुलाकीराम घबरा गया। ओ बसंती बसंती, और लाठी पटपटाता पटपटाता तेजी से लंगड़ मारता हुआ उनकी ओर लौटकर आने लगा। बूढ़े को अंतःप्रेरणावश जैसे पता चल गया था कि कोई अनहोनी होने जा रही है। ओ बसंती, बुलाकी ने चिल्लाकर कहा। ओ बसंती, रुक जा, कहाँ जा रही है? मैं यहाँ पर हूँ। लंगड़ा उचक उचक कर सड़क पर भागने लगा। बसंती और दीनू दूर होते चाह रहे थे। दोनों ढाबे के पास पहुंच चुके थे और अब दाएं हाथ का मोड़ काट रहे थे। ओ बसंती, बुलाकी का गुस्सा भड़क उठा और उसने रुककर अपनी लाठी दूर बसंती की ओर फेंकी। लौटा हरामजादी, अब शब्दों का प्रयोग है, सॉरी। लौटा, अब भी कह रहा हूँ। लाठी गिरने पर ढाबे पर से 2-3 आदमी बाहर निकल आए। पेड़ के नीचे बैठा मोची उठकर खड़ा हो गया। उस वक्त तक बुलाकी रोने चिल्लाने लगा, मैं मुकदमा करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं बसंती, ओ हरामजादी, लौटा। और बुलाकी चीखता चिल्लाता कमर पर हाथ रखे लंगड़ मारता उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे मालूम नहीं हुआ कि आगे बढ़ती हुई आकृति कब उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। ओ बचाओ, कोई बचाओ, ओ मेरी घरवाली को दिन दहाड़े ले जा रहा है, ओ बचाओ, ओ मैंने नगद 1500 दिए हैं। कितने दिए हैं? 1500। 1200 में पहले दिया था, उसके बाद 200 रुपया बच्चे का लिया था ना, वो टोटल 1500 दिए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुछ लोग हंस दिए। एक आध आदमी उसके साथ हो लिया, पर ज्यादा दूर तक नहीं गया, वहाँ हंसता हुआ लौट आया। बुलाकी बराबर चिल्लाता हुआ गली गली सड़क सड़क जाने लगा। बसंती को लग रहा था जैसे हर चीज पर फिर ठिकाने पर आ गई। दीनू उसके पास है तो वजह से उसे सब कुछ मिल गया। उसकी सारी भटकन समाप्त हो गई है। उसे पहली बार दीनू के साथ साथ चलते हुए एक समूचे परिवार का सा भास हुआ, जिसमें पति और पत्नी और बच्चे। रामू के डेरे तक पहुंचने से पहले रास्ते में इकहरे घरों की पात से के सामने एक उबड़ खाबड़ सा बाग था। वहाँ झाड़ झंखाड़ ज़्यादा थे, फूल पौधे कम। वहीं पर पानी का ताल भी था। इसका पानी साल भर सूखता नहीं था, इसीलिए आसपास के लोग इसे झील का नाम देने लगे थे। वहीं पर दो पेड़ों की ओट में वे सुस्ताने के लिए घास पर बैठ गए। बसंती के मन में दसियों सवाल उमड़ रहे थे, बीसियों शिकायतें उठ रही थी, लेकिन दीनू के साथ सट कर बैठते ही उसे लगा जैसे कुछ भी नहीं पूछना है, जैसे सभी सवाल अनावश्यक हो गए, असंगत और अर्थहीन हो गए हैं, जैसे सभी सवालों का जवाब मिल गया। पता है, बसंती बोली, मैं रमेश नगर में आई तो धक से मुझे लगा जैसे कुछ होने वाला है। मुझे लगा जैसे मेरे पाँव अपने आप उठ रहे हैं, अपने आप खींचे चले जा रहे हैं। भला हम लोग ढाबे की ओर घूमे ही क्यों? हम तो दूसरी तरफ से जा रहे थे, ना होता है ना ऐसे। दीनू की गोद में बैठा पप्पू फिर से सो गया। दीनू बार बार उसकी सिर सहला रहा था। अपनी गोद में बच्चे को बैठाए दीनू ने उसके सिर को चूमा और बोला, कहाँ हुआ था तुझे? क्या जहाँ भी हुआ था, तू तो फेंक गया था हम दोनों को, बसंती ने उलाहने के स्वर में कहा। और स्त्रियां ऐसे मौके पे चीज़ों को छोड़ती भी नहीं है, कहेंगी तो जरूर। कौन था तेरे पास? कोई नहीं। फिर धीरे से दीनू के कंधों पर अपना गाल रखती हुई बोली, तू था। थोड़ी देर तक दीनू के साथ सट कर बैठ रहने के बाद बसंती चाह कर बोली, श्यामा बीबी कहती थी तू नहीं आएगा, कभी नहीं लौटेगा, पर मैं कहती थी दीनू जरूर आएगा। बीबी जी देख लेना, वहाँ आएगा, मैं तुम्हें जानती हूँ ना, है ना। बसंती को अभी भी लग रहा था कि कोई अलौकिक शक्ति उसे खींचकर ढाबे की ओर ले गई थी, क्योंकि दीनू वहाँ डोल रहा था। वह खींची हुई उस ओर चली गई थी। तेरा घरवाला इधर तो नहीं पहुँचाएगा? दीनू ने कहा। तू है मेरा घरवाला, बसंती ने जवाब दिया। फिर ऐठ कर बोली, यह क्या, इसका बाप भी इसे हमें नहीं ढूंढ सकता। इन गलियों को वह कहाँ जानता है? इन्हें तो मैं जानती हूँ। बसंती ठीक कहती थी। इस मोहल्ले को की कोई दीवार
न थी जिसे इसने न फादा हो, कोई पेड़ नहीं था जिस पर यह न चढ़ी हो, और बाद में इन्हीं गलियों में वह छिपती भी फिरी थी, कभी बरडू से तो कभी अपने पिता से, कभी किसी दीवार के पीछे तो कभी किसी घर के ड्योढ़ी में। यह आंख मिचौनी तो वह इन गलियों में बरसों से कर रही है। शुक्ल शक्ल तुम पर गई है, बसंती ने गर्व से कहा। आंखें बिल्कुल तेरे जैसी है, नीचे ठुड्डी भी है ना, बाल तेरे बालों जैसे हैं, घुंघराले घुंघराले, दीनू ने कहा। दीनू के मुंह से दो शब्द प्रशंसा के सुनकर बसंती पुलक उठी। अब कहाँ घुंघराले रह गए थे, इन्हें धोते तेल लगाते रहो तो ठीक रहते हैं। अब मैं सुजान सिंह पार्क में काम करती थी तो उस मेम साहिब के बाल भी घुंघराले थे। मैंने एक बार बाल धोकर उनका तेल लगा लिया। मैंने सोचा वह भी यही तेल लगाती होंगी, पर वह तेल था ही नहीं, कुछ और ही लिसलिसा सी चीज़ थी। मेम साहिब ने कुछ नहीं कहा, उसने नौकरी से निकाल दिया। कहती थी बालों पर तेल लगाना हो तो यहाँ दूसरे घर देखो, लगाना हो तो कोई दूसरा घर देख। और बसंती कहकर हंसने लगी। लोधी कॉलोनी, सुजान सिंह पार्क, उधर काम बहुत मिल जाता। कोई साहिब तो रहने के लिए क्वार्टर भी दे देते, पर पैसे अच्छे नहीं देते, खाने को भी कुछ नहीं देते। 2 स्लेस और चाय का कप बस। यहाँ इससे अच्छा है, यहाँ हर वक्त चाय चलती रहती है। सुबह काम पर जाओ तो बीवी जी कहती हैं, बसंती चाय पिएगी, जा अपने लिए किचन में एक कप बना ले। 10 बजे जब बाबू लोग काम पर चले जाते और बीबी जी जूड़ा बांधती हुई सीढ़ियों में उसे छोड़ कर आती है तो आते ही कहती हैं, ला पहले एक कप चाय हो जाए, जा अपने लिए भी बना ला, मेरे लिए भी, फिर तू काम करना, मैं नहा धो लूँगी। बसंती फिर से चहकने बतियाने लगी। दीनू बसंती के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। बसंती को उसका देखना अच्छा लग रहा था। एक लहर सी उसके अंदर बार बार उठ रही थी। दीनू लौट आया। बूढ़े दर्जी के चंगुल से मैं निकल आई, नहीं तो इस वक्त वह घर पर लाल टपकाता, मेरी टांगों में चिमट रहा होता। इस वक्त मेरे सामने घरवाला बैठा है और उसकी गोद में हम दोनों का बेटा बैठा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतने दिन बाद मिल रहा है। और बसंती का मन चाहा हाथ बढ़ाकर दीनू के बालों को सहला दे। सासा बसंती पूछ बैठी, तूने बरडू से 300 रुपए लिए थे? दीनू की आंखें फैल गई। किस बात के 300 रुपए लिए थे? कुछ बेचा था क्या? दीनू अभी भी बसंती की ओर देखे जा रहा था। साइकिल बेची थी क्या? हाँ, तो दीनू ने सिर हिलाकर कहा। साइकिल बेची थी या बेबी बेची थी? मुझे पैसों की ज़रूरत थी, घर जो जाना था। बरडू कहता था तूने उसे 300 रुपये लेकर मुझे बेचता था। तुम्हें क्यों बेचूंगा? अपनी साइकिल जो उसे दी थी, वह कहता था साइकिल के अलग 100 रुपये दिए हैं। साइकिल के अलग 100 रुपये दिए हैं। हरामी झूठ बोलता है, दीनू ने आवेश में कहा। फिर बोला, वह साइकिल का 100 ही देना चाहता था, पर मैंने उससे 300 लिए थे। मुझे पैसों की ज़रूरत जो थी, मुझसे कुछ भी कहे बिना क्यों चला गया? गांव वाले तो 2-3 आदमी और भी जा रहे थे, मैं उनके साथ निकल गया। बसंती दीनू के चेहरे की ओर देख रही थी। दीनू की बिल्लौरी आंखें पर फिर उसकी नज़र ठहर गई। कुछ पता नहीं चलता कि दीनू झूठ बोल रहा है या सच, लेकिन बसंती के अंदर उछाल सा उठा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, झूठ बोल या सच। झूठ भी बोले तो भी मुझे मंजूर है, सच बोले तो भी मंजूर है। उससे पूछूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पूछूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीनू की नज़र में भी बदलाव आ गया था। बसंती भी अब पहले वाली बसंती नहीं थी, एक निसंग लड़की जिसे वह अपनी कोठरी में ले गया था। बसंती अब उसके बेटे की माँ थी। बसंती ने उसकी गोद में बेटा डाल दिया था। तेरी घरवाली कैसी है? दीनू ठिठक गया। उसे इस सवाल का इंतज़ार तो था, लेकिन वह नहीं जानता था कि बसंती फौरन ही पूछ बैठेगी। उसके बच्चा हुआ उसके? दीनू ने सिर हिला दिया और एक छाया सी उसके चेहरे पर दौड़ गई। पर फिर उसने बड़े आग्रह से पप्पू की
को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, उसके गर्भ नहीं ठहरता, बार बार गिर जाता है। उसे यहाँ ले आ, मैंने पहले भी कहा था ना, उसे यहाँ ले आ। शकुंतला बीबी के भी गर्भ नहीं ठहरता था। इधर 7 नंबर वाली बीबी पर मेरठ में एक औरत ने उसे दवाई दी, काली सी दवाई थी, जैसे पिसा हुआ कोयला होता है ना, वैसी ही थी, और वह ठीक हो गई। सच उसे यहाँ ले आ। शादी के 16 बरस बाद शकुंतला बीबी को बेटा हुआ था, और उसके बाद 2 बच्चे और भी हुए। उसे यहाँ ले आ। बसंती बड़े उत्साह से बोलती जा रही थी। मैंने पहले भी कहा था ना, वह घर में रहे, मैं और तुम बाहर काम कर लिया करेंगे, है ना। जिसे उत्तेजना में वह शकुंतला बीबी के इलाज का किस्सा सुनाती रही थी, उसी उत्तेजना में बसंती बोली, तूने मुझे अपनी खबर क्यों नहीं दी? 3 महीने के लिए गया था, साल भर बाद लौटा है। मैं सारा वक्त तेरी राह देखती रही। मालूम है, जिस दिन मुझे लंगड़ा दर्जी के घर भेज रहे थे, उस दिन भी मेरी आंखें सड़क पर लगी थी। मैं सोचती थी, कभी आएगा, अभी आएगा। ऐसा भी होता कोई करता है? मैं क्या करती? कहीं सिर छिपाने की जगह ही नहीं मिलती थी। इधर पप्पू पेट में था, सारे उतरने लगे थे। जब वे घर जाने के लिए उठे, बसंती फिर आश्वस्त और संतुष्ट महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था जैसे भविष्य ने फिर से अपनी बाहें उसके सामने फैला दी और उसका स्वागत कर रहा है। अब फिर से मसूबे बनाए जा सकते हैं, भावी जीवन की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। रामू की कोठरी के पास जब ये लोग पहुँचे तो शाम उतर आई थी। बसंती ने बच्चे को उठा रखा था और दीनू आगे आगे चल रहा था। जब ये दीनू की कोठरी के बाहर खड़े थे तो दीनू ने आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो एक गोरी चिट्टी पहाड़न सामने खड़ी थी। बसंती उसे देखकर रह गई। यही रुक्मी है, मेरे साथ आई है। बाहर अब 12वां दृश्य शुरू हो रहा है। आगे की कथा में आप देखेंगे कि दीनू अपनी पत्नी को लेके आया था और एक मंदिर में जाएगा और वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएगा। ये सारी कथाएं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अपने आप ही कोठरी में गृहस्थी का बंटवारा हो गया। बड़ी खाट पर दीनू उसकी पहली पत्नी के साथ सोता था। दूसरी दीवार के साथ लगी खाट पर बसंती अपने बच्चे को लेकर सोती थी। विवाहिता पत्नी का दर्जा भी रुक्मी को ही मिला, बसंती को नहीं। इसके पीछे रुक्मी का आग्रह रहा हो ऐसा नहीं था। वह तो दीनू की ही तरह बहुत कम बोलती थी। अपने आप ही स्थिति की सहज सूझ से ही ऐसा हो गया था। एक खाट पर पति पत्नी सोते थे, दूसरी खाट पर माँ बच्चा। इसमें बसंती को भी अटपटा नहीं लगा। उसकी छाती के साथ उसका अलग कर उसका बच्चा सोता था। इससे अधिक अनुकूल क्या होगा? बेशक रुक्मी उसकी घरवाली बनती फिरे और उसके साथ सोए। बेटा तो मेरा ही है, दीनू का बेटा तो मेरे से ही है। इससे बसंती को गर्व का भी भास होता था। बसंती तो घर में पहुंचते ही बतियाने लगी थी। वह रुक्मी धीरे धीरे ही बसंती के साथ खुल पाई। दूसरे ही दिन जब दीनू बरडू से अपनी साइकिल लौटा लाने के लिए निकल गया तो बसंती देर तक रुक्मी के साथ बतियाती रही। यहाँ पर घूंघट नहीं चलेगा महारानी जी, घूंघट काढ़ोगी तो काम क्या करोगी? रुक्मी सचमुच बड़ी गोरी थी, पीली पीली गोरी गोरी, और कातर आंखें। बसंती के साथ भी बातें करने में शर्माती थी, बात बात पर झेपती थी और उसका चेहरा लाल हो जाता था। उसके बालों में बंधे परांदे का देखकर बसंती खिलखिला कर हंस पड़ी। यह परांदे कौन पहनता है? इधर मैं तुम्हें रिब्बन ला दूंगी, इधर रिब्बन पहनते हैं देख ऐसा। और उसने अपने बालों में बंधा रिब्बन दिखाया। मैं तो बालों में फूल भी लगाती हूँ, तुम्हें भी ला दूंगी। फिर उसे समझाते हुए बोली, और मेरी बात समझ लो, इधर अकेले ही कहीं मत जाना। इधर सड़कों पर इतनी मोटर लारियाँ दौड़ती हैं, तू तो सड़क भी पार नहीं कर पाएगी। मैं तुझे सिखा दूंगी सड़क पार कैसे करते हैं। तूने लाल हरी बत्तियाँ देखी है? रुक्मी ने सिर हिला दिया। चौराहे पर लाल हरी बत्तियाँ लगी रहती है। लाल बत्ती जले तो मोटरें लारियाँ खड़ी हो जाती हैं, कोई भी आगे नहीं जा सकता। फिर जब हरी बत्ती मिले तो आगे जा सकते हैं। लाल बत्ती का मतलब खड़े हो जाओ, हरी बत्ती का मतलब चल पड़ो। फिर बसंती उसे कपड़े के
फिर बसंती उसे कपड़ों के बारे में सीख देने लगी। क्या गाढ़े की सलवार पहनकर आ गई, इधर गाढ़े के कपड़े कोई नहीं पहनता है। फिर उसे समझाती हुई बोली, तू भी बॉडी पहनाकर बॉडी कभी पहनती है? पहले तो रुक्मी की समझ में नहीं आया और बॉडी क्या होती है, पर जब बसंती ने अपना बॉडीज की पट्टी दिखाई तो शर्म के रुक्मी का चेहरा लाल हो गया और वह जोर से सिर हिलाने लगी। अच्छा, मैं तुम्हें बॉडी ला दूंगी। जिस तरह चकित हिरनी की भांति रुक्मी आंखें फैलाए बसंती के चेहरे की ओर देख रही थी, उसी से बसंती आश्वस्त हो गई थी कि उसने अपना सिक्का जमा लिया। रुक्मी पर उसका रौब तारी हो रहा है। इस पर तरूप का पत्ता फेंकते हुए बसंती बोली, तूने टीवी देखा है? रुक्मी ने सिर हिला दिया। टीवी क्या होता है? फिर तूने देखा ही क्या? मैं तुझे श्यामा बीबी के घर ले चलूंगी। इधर बहुत घरों में टीवी है। श्यामा बीबी का नाम मुंह से निकल जाने पर बसंती को मन ही मन झेप हुई। रुक्मी को अपने साथ ले जाऊंगी तो श्यामा बीबी कहेंगी, क्या कहेंगी? देखा, मैंने कहा था ना तेरे साथ धोखा हुआ है। बसंती क्षण भर के लिए ठिठकी बैठी रही, फिर सिर झटक कर बोली, टीवी भी नहीं जानती? टीवी पर तस्वीरें आती हैं, चलती फिरती तस्वीरें बातें करती हैं, जैसे सिनेमा में होता है। टीवी पर सिनेमा की फिल्म भी दिखाते हैं। घर बैठकर सिनेमा देखो। मैंने बहुत देखा। श्यामा बीबी के घर बड़ा अच्छा टीवी है, विलायती टीवी। बसंती चहके जा रही थी। थोड़ी देर बाद बसंती रुक्मी का हाथ पकड़े उसे फिल्मी गीत सुना रही थी, एक के बाद एक गीत, साथ ही साथ फिल्मों के नाम और गाने वाले के नाम। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गाने सिखाऊंगी, मुझे ढेर से गाने आते हैं। जब पप्पू होने वाला था ना और मैं बिल्कुल अकेली थी तो मैं सारा वक्त गाती रहती थी। फिर अपने आप ही अपनी खरज लयहीन आवाज़ में गीत गाने लगी कि जिस दिन जालिम ने तड़पाया उसी पे मुझको प्यार आया बड़ी मुश्किल से। ऐसा कुछ गाना गा रही। गाना खत्म हुआ तो बसंती ने झट से मुझे पूछ लिया, तेरे बच्चा नहीं हुआ ना? ये बात अब उसको बुरी लगेगी। रुक्मी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, उसकी नज़रें झुक गई और देखते ही देखते उसकी आंखें भर आई। अरे रुकती क्यों हो? क्या हुआ जो बच्चा नहीं हुआ तो? फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं रोता कौन है? फिर रुक्मी को सुनाने लगी, पता है मैं कभी नहीं रोती, मुझे रोना आता है ही नहीं, पर फिल्में देखते हुए रो पड़ती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई पीट ले मार ले कभी नहीं रोऊंगी, पर फिल्म देखते हुए जरूर रोती हूँ। और बसंती हंसने लगी। तू तो मुझसे बड़ी है, बड़ी होकर रोती है। और बसंती ने आगे बढ़कर अपने पल्लू से रुक्मी की आंखें पोंछ दी और हल्के से मुस्कान दी। मुझे सब मालूम है, मैं ऐसे ही तुमसे पूछ लिया, तू कोई फिक्र ना कर। और बसंती ने उसे शकुंतला बीवी का सारा किस्सा सुना डाला। मेरठ में एक औरत रहती है, वह दवाई देती है, वह डॉक्टरनी भी नहीं है, दवाई के पैसे भी नहीं लेती, छोटी छोटी काले रंग की गोलियां देती है। क्या मालूम शकुंतला बीवी के पास अभी भी रखी हूँ, मैं आज ही पता करूँगी, नहीं तो मैं मेरठ से जाकर तुम्हें ला दूँगी। मेरठ इधर पास ही तो है, सुबह जाऊँगी शाम को आ जाओ, आप लौट भी आऊँगी, नहीं तो हम दोनों चलेंगे, तुम्हें वह औरत देख भी लेगी, पप्पू को भी साथ ले चलेंगी, ठीक है ना? रुक्मी की आंखों में चमक सी आ गई और वह बड़ी उत्सुकता से बसंती को देखने लगी। पिछली रात जब दीनू बसंती को घर में लाया था तो रुक्मी हैरान रह गई थी। उसकी समझ में ही नहीं आया था कि बसंती कौन है और उनकी कोठरी में क्यों आ गई। गांव में दीनू ने इसके बारे में रुक्मी को कुछ भी नहीं बताया। एक बार उनके बीच झगड़ा होने पर रुक्मी को धमकाते हुए उसने इतना भड़काया कि दिल्ली में भी एक लड़की है जो उसके साथ रहती है। तब रुक्मी रोने लगी थी और देर तक रोती रही थी और दीनू ने उसे चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की थी। कुछ दिन बाद वह रुक्मी को स्वयं शहर में ले आया था, इस उम्मीद पर कि यहाँ वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सकेगा ताकि उसे भी संतान का सुख नसीब हो। जो जो रुक्मी से संतानोत्पत्ति की आशा मंद पड़ती जाती, बच्चे के लिए उसकी ललक उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही थी। बसंती के अचानक मिल जाने से उसे तसल्ली हुई थी और अपने बच्चे को पाकर तो उसे अपार सुख मिला था। रुक्मी के बच्चा नहीं हुआ तो यह बप्पू तो मेरा है ही,
इसी विश्वास के साथ वो बसंती को अपनी कोठरी में ले आया था। बसंती के अंदर आने पर रुक्मी का दिल कर धक से रह गया था। शहरी तरीकों से अनभिज्ञ होने पर भी वह अंदर ही अंदर महसूसती रही थी, पर अब बसंती की बातें सुनते हुए उसको आत्मीयता से प्रभावित होकर वह धीरे धीरे खुलने लगी थी। बसंती बराबर चौंक रही थी, जब दीनू को काम मिल जाएगा ना तो मैं और तुम खूब घूमा करेंगे। मैं तुम्हें लाल किला दिखाऊंगी, कुतुब मीनार, कन्नाट प्लेस, और वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ की तुम्हें क्या बताऊँ, धक्के में धक्का पड़ता है। दीनू का नाम बसंती के मुंह से सुनकर रुक्मी को चेहरा लाल पड़ गया। झट से बोली, नाम नहीं लेते? किसका? उनका, उस हरामी का? बसंती ने रौब गांठते हुए कहा। झट से हंसने लगी। रुक्मी का चेहरा तमतमाने लगा और उससे पल्ले से अपना मुंह ढाँप लिया। नाम लो तो पाप लगता है, मुझे पाप लगता है तो तू उसे डार्लिंग बुलाकर। बसंती हंसकर कहने लगी, श्यामा बीबी अपने घर वाले को डार्लिंग बुलाती हैं। और बसंती श्यामा बीबी की नकल उतारने लगी। डार्लिंग चपाती और लोगे? डार्लिंग एक छोटी सी चपाती और ले लो डार्लिंग, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया डार्लिंग। और ठाका मारकर हंसने लगी। इधर जब काम लग जाएगा तो हम तुम एक जैसे कपड़े बनवाएंगे, एक ही रंग के, एक ही कट के, क्यों है ना? रुक्मी को यह सुझाव बड़ा अटपटा सा लगा। फिर एक बार घूमने जाया करेंगी, मैं तुम्हें सारी दिल्ली की सैर कराऊंगी, क्योंकि वो दिल्ली में रही थी। सारी दिल्ली की सैर कराऊंगी। मैंने एक जगह देखी है, लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट, वहाँ आइसक्रीम मिलती है। तूने कभी आइसक्रीम खाई? रुक्मी फिर बच्चों की तरह आंखें फैलाई बसंती की ओर देखे जा रही थी। मैं और लाडो बसों में बहुत घूमती थी, तब हम इधर बस्ती में रहते थे। हमने बस का कभी टिकट नहीं लिया, एक बार भी नहीं पकड़ी गई। बसंती उत्साह में बोले जा रही थी, हम एक साथ तस्वीर भी खिंचवाएंगी। इधर रमेश नगर में दुकान है, उधर फोटो उतारते हैं, मैं तुम्हें ले चलूँगी। बसंती को लग रहा था जैसे वह फिर से जीवन आरंभ कर रही है, जैसे उसका बचपन अपनी सभी इच्छाओं आकांक्षाओं के साथ फिर से जाग उठा और बीच के साल समय के किसी गर्त में डूब गए, अपना अस्तित्व और अपनी भयावहता खो बैठे। पर तभी दीनू घर पर लौट आया था, वर्तमान के समुचे यथार्थ को अपने साथ बांध कर लाता था। हुआ उसी दिन शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसकी बसंती को आशा नहीं थी। दीनू बाहर से घूमकर लौटा तो बसंती जिस तरह रोप गांठने की आवाज़ में रुक्मी के साथ बोलती रही थी, उसी लहजे में दीनू के सामने भी बोलने लगी। कैसे उठा लाया है यह जो जाहिल है, कुछ भी नहीं जानती, यह तो घर से निकलते ही रास्ता भटक जाएगी, इसे तो सब सिखाना पड़ेगा। पर दीनू को लगा जैसे रुक्मी को नहीं, दीनू का मजाक उड़ा रही है कि उसकी बीवी इतनी जाहिल है। पर इस पर भी बस न था। जब बसंती के मुंह से निकला, यह किसे पकड़ लाया है, तो सीधा एक तमाचा उड़ता हुआ उसकी गाल पर पड़ा और बसंती सिर से पांव तक झंझना उठी। और जब वह हैरान परेशान दरवाजे में खड़ी अपने गाल सहला रही थी, तो दीनू ने चिल्लाकर कहा, खड़ी देख क्या रही हो? चूल्हा तू जलाएगी और मैं जलाऊंगा? बसंती जिस भविष्य की कल्पना करने लगी थी, उसमें दीनू का स्थान उसने ठीक ढंग से नहीं आंका था। वह भूल गई थी कि दीनू को 2 बीवियों का मालिक है, घर में उसी की चलेगी। बसंती समझे बैठी थी कि चूंकि उसकी गोद में बेटा है, इसलिए कि वह काम कर सकती है और कमा सकती है, घर में उसकी चलेगी। वह भूल गई थी कि इस घर का धुरा दीनू था, वह नहीं थी। बसंती देर तक दरवाजे में खड़ी बसूरती रही। यथार्थ से एक ही झापड़ ने इच्छाओं आकांक्षाओं और सपनों को चूर चूर कर दिया हो, ऐसा तो नहीं था, लेकिन बसंती भौचक सी जरूर देखती रह गई थी कि यह क्या हो गया है। अजब यह था, और बसंती के जीवन की विडंबना भी इसी में थी कि न तो विषमताएं बसंती का पीछा छोड़ती थी और न बसंती को सपने देखने वाला स्वभाव ही बदल पाता था। दिन पर दिन बीतते एक मिनट दोस्तों, ध्यान देंगे। हाँ,
दिन पर दिन बीतने लगे। दीनू अभी तक कोई धंधा वंधा नहीं करता था, न उसकी उसे बहुत तलाश ही थी। पहले कुछ दिन तो बरडू से अपनी साइकिल लेने में निकाल दिए। इसके लिए भी 70 रुपये बसंती से ले गया, जो लंगड़े दर्जी ने पैसों में से उनके पास बच गए थे। ब्याह शादियों का मौसम निकल गया था और अब नई साइट निकलने में 3-1 महीने पड़े थे। दीनू घर का काम नहीं करना चाहता था। बसंती ने 2-3 पुराने घर पकड़ लिए थे, लेकिन दीनू इस काम पर नाक भौं चढ़ाता था। बसंती ने उसे 2-1 बार कहा कि तुम भी कुछ घर पकड़ लो, तो पलट कर बोला, इस काम में क्या रखा है? मैं तो किसी फैक्ट्री में काम करूँगा या सरकारी दफ्तर में चपरासी बनूँगा। मिलेगी तो करेंगे, अपने आप कैसे कर लेगा? मिलेगी तो करेगा, अपने आप कैसे कर लेगा? कभी कभी दीनू पीतल तांबे को लेकर सोना बनाने की बात भी कहता है कि विनयनगर में एक आदमी यह हिकमत जानता है, वह उसके पास जाकर यह हिकमत सीखेगा और फिर पीतल तांबे को सोने में बदला करेगा। वास्तव में अपने को ऊंची जात का समझने वाला तथा 2 बीवियों और 1 साइकिल के मालिक के लिए घरों में चौका बर्तन का काम करने में उसकी हेठी थी। तम्बाकू खाने की उसे लत पड़ गई थी। यह एक नई बात थी जो बसंती ने उसमें देखी थी। या फिर कोठरी के बाहर पप्पू को गोद में लिए घंटों बैठा रहता था। यही उसकी दिनचर्या बनती जा रही थी। साइकिल छुड़ाने के बाद वह दिन को किसी वक्त 1 चक्कर बाहर का लगाता था। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाता है। दोपहर ढलते घर आ जाता है। दोनों बीवियों पर हुक्म चलाता है। बसंती को सीख देता है, तरह तरह की हिदायतें देता है। अगर सुषमा बीवी 3 रुपये नहीं दे, 30 रुपये नहीं दे सकती तो तुम काम छोड़ दो। हमें ऐसा काम की ज़रूरत नहीं। और कोई घर या फिर बाहर बैठे बैठे हुक्म चलाता। और कोई घर पकड़ लेना या फिर बाहर बैठे बैठे हुक्म चलाता था, जो उसकी पुरानी आदत थी। और रात को कभी कभी रुक्मी का तो कभी बसंती का शरीर निचोड़ता रहता था। लगता था उसने यही धंधा अपना रखा है। बसंती अपने स्वभाव अनुसार बड़ी जल्दी नई परिस्थितियों की अभ्यस्त हो गई। उसके अनुरूप अपने को ढालने में उसे देर भी नहीं लगी थी। यही होगा, ऐसे ही चलेगा, वह मन ही मन कहती। ज़्यादा दूर तक तो वह देख ही नहीं पाती थी और कोशिश करने पर उसे कुछ नज़र भी नहीं आता था। उस जैसे लोगों के लिए एक दिन दूसरे से जुड़ा नहीं होता। प्रत्येक दिन अलग अलग इकाई सा होता। वह आज के दिन को आने वाले दिन के साथ जोड़कर नहीं देख सकती। आज काम है तो कल काम नहीं होगा तो नहीं होगा। एक दिन दूसरे दिन से तब जुड़ता है जब काम को पक्का रख पाना अपने बस की बात हो। जहाँ किसी दिन किसी घड़ी भी काम छूट सकता हो, घर वाला भाग सकता हो, बसी बसाई बस्ती मलबे का ढेर बन सकती हो, वहाँ कोई दिन और महीनों और सालों की योजना कैसी बना सकता है? जो दिन जैसा बीत जाए, अगला दिन आएगा, देख लेंगे। बसंती को भी ऐसी ही मनस्थिति थी। आज जिंदगी ऐसे ही चलने लगी है, ऐसे ही चलेगी जब तक इसे चलना है। दिन बीत रहे थे, घर में घुटन बढ़ रही थी, तरह तरह की नई पेचीदगियाँ उठ रही थी और कोठरी में बसने वालों के आपसी रिश्तों में तरह तरह के तनाव आने लगे थे। शुरू में ऐसा नहीं था। कोठरी में जब पहली बार दीनू उसके पास आया था तो बसंती को अच्छा लगा था। दीनू को बहसियों जैसे भूख और घबराहट भी उसे बुरी नहीं लगती थी। बड़े आग्रह से उसके गले में हाथ डालते हुए बसंती ने कहा था, आज बड़ा प्यार आया है। उस वक्त कहाँ था जब पप्पू होने वाला था और तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया था। इस पर बिना कुछ कहे दीनू अपना हाथ पप्पू की ओर बढ़ाकर उसका सिर सहलाने लगा था और यह भी बसंती को बड़ा अच्छा लगा था। दीनू के साथ इस तरह सटकर लेटने में उसे बड़ी तृप्ति का अनुभव हुआ था। कोई शिकायत मन में उठती भी थी तो उसे मुंह पर लाने की जी नहीं चाहता था और साथ वाली खाट पर रुक्मी की उपस्थिति भी
खलती नहीं थी। तरह तरह की यादें उसके मन में उठती रही थी, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन उसने दीनू से कुछ नहीं कहा, बल्कि दीनू के साथ और भी ज़्यादा सटकर लेट गई थी, क्योंकि उसके निकट होने से वह अधिक सुरक्षित महसूस करती थी। तभी दीनू ने उससे पैसे भी मांग लिए थे और बसंती ने उसी वक्त उठकर उसे पूरे 70 रुपये दे दिए थे। तब भी दीनू के व्यवहार में उसे किसी कोमल भावना का, किसी आत्मीयता या अपनेपन का भास मिला हो, ऐसा न था। दीनू तब भी इसका शरीर ही निचोड़ता था, लेकिन बसंती को उसके समीप से ही असीम सुख मिलता था। पर फिर गृहस्थी की गाड़ी हिचकोले खाती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। यह सब पीछे छूट गया और इसके स्थान पर घुटन, ईर्ष्या, द्वेष, कृपणता अपने फन उठाए लगे और रात पड़ते ही कोठरी से वापस वासना की घिनौनी सी बू आने लगी। अभी तक तीनों में से केवल बसंती ही काम करती थी और कुछ कमाकर लाने लगी थी। पहले 3 घर 15-15 रुपए के और बाद में 2 घर और 10-10 रुपए के बसंती ने पकड़ लिए थे। पप्पू को दीनू और रुक्मी के सहारे कोठरी में छोड़ जाती, पर कई बार ऐसा होता कि कुछ घरों को निपटाकर वह भागती हुई घर लौटती तो देखती कि घर में चूल्हा ही नहीं जला। दीनू घर पर नहीं है, किसी के साथ गप्पे हाँकता निकल गया। और रुक्मी ने चूल्हा इसलिए नहीं जलाया कि घर में चढ़ाने बनाने को कुछ था ही नहीं। और पप्पू कोठरी की दहलीज के आसपास आर पार रो रो कर सो गया। बसंती पर मन मसोस कर रह जाती। थोड़े से वक्त में चूल्हा जलाती, खाना बनाती तो दीनू भी पहुंच जाता और रुक्मी भी आकर बैठ जाती। इस पर दीनू हुक्म चलाता, सुषमा बीबी ने पगार बढ़ाई है या नहीं? तेरे मुंह में जबान नहीं है? उसे कह नहीं सकती कि हमें 15 रुपये मंजूर नहीं है? आज से उसे कह आना। और अब रुक्मी भी दीनू के कान भरने लगी थी। न जाने क्या खुस-फुस करती रहती थी। बस बसंती को कुछ कहते नहीं बनता था पप्पू को, जो उनके सहारे छोड़ जाती थी। रोता था या खेलता था, इनके पास तो रहता था, काम पर वह उसे कहाँ उठाए फिरे। 2-1 बार वह उसे अपने हाथ से भी ले गई, अपने साथ भी ले गई थी, पर उसने बीबी का फर्श गंदा कर दिया था और बीबी ने उससे सारा घर धुलवाया था। क्या किया था? सारा घर धुलवाया था। बच्चे को फिर से लाने की मनाही कर दी। एक रात अभी बसंती की आंखें नहीं लगी और पप्पू दूध पीते पीते सो गया था। साथ वाली खाट पर रोज की सी खुसर फुसर चलने लगी थी और तरह तरह की आवाज़ें आने लगी थी। जब थोड़ी देर बाद दीनू की आवाज़ आई, तू भी आजा चाहती है तो? इस पर बसंती जवाब में कुछ कहे या न कहे कि सहमा उसे उबकाई आ गई और उसने मुंह में पल्ला ठूस लिया और अपनी मतली को दबा पाने के लिए करवट बदल ली। ए बसंती, आना चाहती है तो तू भी आ जाना, आ जा। बसंती ने जोर जोर से सिर हिला दिया और हूँ कहती हुई रही, पर फिर वह सचमुच उठ बैठी और भागकर कै करने बाहर चली गई। दीनू की समझ में नहीं आया कि क्या बात है। वह अपनी खाट पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बसंती बाहर से लौटी और आकर फिर से अपनी खाट पर पड़ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पड़ा रह, आती है तो आजा, दीनू ने एक बार फिर कहा। क्यों, उससे तेरा जी नहीं भरता? बसंती बोली, मुझे नहीं चाहिए। और उसने करवट बदल ली। इस कोठरी में मेरा दम घुटता है। दीनू कुछ नहीं बोला। उसका आग्रह भी शिथिल पड़ गया था। पहले ही शायद उसका आग्रह अनमना सा था। हॉस्टल में उसके आग्रह से बसंती परिचित थी। बसंती विरोध भी करती तो वह मानता नहीं। सहसा बसंती भभक कर उठ बैठी। तूने बरडू से पैसे ले लिए थे? कौन से पैसे? क्या बक रही है? 300 रुपये बोल लिए थे कि 100 रुपये? बोल लिए थे 300 रुपये। दीनू को इतनी तीखे प्रश्न की आशा नहीं थी। तुम्हें बोल जो दिया, मैंने उसे साइकिल बेची थी और उसने 70 में साइकिल लौटा दी। बाकी पैसे उसे फिर दूंगा। अब बकबक नहीं कर, वह कहता था तू मुझे उसके हाथ बेच गया था। दीनू चुप रहा। बसंती का पारा चढ़ता जा रहा था। बोलता क्यों नहीं? तू मुझे उसकी रखैल बना गया था। चुप, चिल्ला नहीं, ऐसी नहीं, एक छापड़ दूंगा, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। पर बसंती मानो आपे से बाहर होती जा रही थी। तू भी हरामी, वह भी हरामी। खबरदार, जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया
बड़ा आया है बेचने वाला, मेरे पेट में अपना बच्चा देकर मुझे बेचने चला था, हरामी, बेशरम, बदजात। बसंती को क्या हो गया था उसे खुद मालूम नहीं। सहसा ही वह भड़क उठी थी। उन क्षणों में भी जब वह अकेली भटकती फिरती और तरह तरह की यातनाएं सह रही थी, उसके मुंह से दीनू के प्रति एक भी बुरा शब्द नहीं निकला था। वह कभी कभी मन ही मन कल्पती रही थी, पर दीनू को सदा निर्दोष ही पाया था। पर आज सहसा ही जैसे कोई दबी चिंगारी भभक उठी हो, पर उस पर जुनून छाता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। कल ही मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊंगी, कोई दूसरी कोठरी लेकर रहूंगी। बेशक चली जाना, अभी चली जा, मगर पप्पू यहीं कहीं नहीं जाएगा। क्या कहा? पप्पू को हाथ लगाया तो मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगी। बड़ा आया पप्पू को अपना कहने वाला दीनू, जो सचमुच आवेश में आकर बसंती को झापड़ लगाने जा रहा था और कई बार लगा भी चुका था, उसकी तीखी क्रुद्ध आवाज़ सुनकर चुप हो गया और अपनी खाट पर ही पड़ा रहा। दोनों फिल्मों की तरह घर में पड़े रहते हो। बेशरम बेहया पप्पू भूखा रो कर सो गया था। अब बोली तो एक झापड़ दूंगा, दीनू ने कहा, पर उसकी आवाज़ में पहले वाले दम न था। मैं तेरी आंतें खींच लूँगी, तू समझता क्या है? लगा तो हाथ मुझे। सहसा पप्पू जाग पड़ा और जागते ही जोर जोर से रोने लगा। शायद ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ सुनकर मैं डर गया था। इस पर दीनू खाट से उठा और उसके पास चला गया, अपने बच्चे को उठा लिया, चला गया। बस बेटे, बस सो जा, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगा, बसंती ने फुफकारते हुए कहा। पर दीनू ने तब तक आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया था। बस बेटा सो जा, बस। और वह पप्पू को थपथपाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा था। दीनू भले ही बसंती के साथ बुरा बोले, पप्पू को सारा वक्त दुलारता रहता। पप्पू ने एक दर्द भरी गहरी सांस ली और फिर दीनू को थपथपाते हुए हाथ के नीचे उसकी छाती से लगकर चुप हो गया और कुछ ही देर में दोनों आंखें बंद करके सो गया। बसंती का पारा जितनी तेजी से चढ़ा था उतनी ही तेजी से उतरने भी लगा। पप्पू अब अपने बाप का हाथ पहचानने लगा था। कोठरी में छाए अंधेरे में भी बसंती मानो देख रही थी कि दीनू पप्पू को वैसे ही बाहों में लिए सुला रहा था जैसे वह सुलाती थी, वैसे ही उस पर झुका हुआ था जैसे वह झुकती थी। वह सचमुच खाट के पायताने बैठ गई। चला जा, अब मैं इसे सुला लूँगी। सो गया है तो क्या सुलाएगी? और दीनू उठकर दूसरी खाट पर चला गया। बसंती का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। मेरे साथ बुरा बोलता है, पर पप्पू को तो छाती से लगा लेता है, उसके बिना तो नहीं रह सकता। बसंती ने ठंडी आह भरी और खाट पर पड़ रही बसंती को फिर से आत्मीयता का सा भास हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे कोठरी में केवल वही तीनों है, दीनू, पप्पू और बसंती, और चौथा कोई नहीं। और जिस घर की वह कल्पना किया करती थी वह सचमुच अस्तित्व में है, टूटा नहीं। तू लेटता है पप्पू के साथ तो लेट जा, मैं फर्श पर पड़ी रहूंगी, बसंती ने कहा। दीनू ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी ही देर में खर्राटे भरने लगा। ये रहा 13वां दृश्य, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। कोशिश थी कि मैं एक ही वीडियो में समेट दूँ, बट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है कि अब वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।